हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स क्लास 12th एग्जाम के लिए कुछ ऐसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और कुछ ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों का मैं कॉम्बिनेशन लेके आया हूं, जिसको अगर एग्जाम से पहले आपने पढ़ लिया तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स कि उसी प्रश्न में से आपका पेपर बनेगा और आपके पेपर में इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को अच्छे से और फटाफट अंदाज में समझते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि देखिए, एक क्वेश्चन से संबंधित मैं 3-3 4-4 क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे ताकि एक वीडियो के माध्यम से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन पता चले। सो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और एक एक करके हम क्वेश्चंस को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन एक तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है, एक 2 नंबर में पूछा जा सकता है और इसके बहुविकल्पीय टाइप के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे आइए एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए, ये अगर आप परिभाषा देते हैं तो ये 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इसका परिभाषा आपको अच्छे तरीके से लिख देना है, उसके बाद इसका सूत्र लिख देना है, इसका मात्रक लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चों जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको अच्छे तरीके से लिखना है और कुछ तरीके मैं ऐसा बताऊंगा कि एग्जाम टाइम में आपको फॉर्मूला को रटने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, परिभाषा को रटने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले बच्चों डायरेक्ट मैं लिख देता हूं इसका फॉर्मूला। तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला होता है E बराबर F बटे में Q0। E बराबर क्या हो जाता है बच्चों? E बराबर F बटे में Q0। परिभाषा के पहले मैंने फॉर्मूला बच्चों इसलिए लिखा ताकि परिभाषा से मैं फॉर्मूला बनाना आपको सिखाऊं, ताकि एग्जाम टाइम में ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट ना हो। अब यहां पे आप लिखेंगे, नीचे वैसे तो लिखा जाता है लेकिन जगह ना होने के कारण मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जहां ई क्या है बच्चों? ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर है बात? ओके। और Q क्या है? परीक्षण आवेश। Q0 को हम कहते हैं टेस्टिंग चार्ज, यानी परीक्षण आवेश। जैसे जैसे मैं स्टूडेंट्स लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है, पक्का आपको जितने नंबर में क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों। F क्या है? आवेश पर लगने वाला बल। वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल। अब देखिए बच्चों, आप इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी फॉर्मूले में इसकी परिभाषा छिपी हुई है। आप लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फॉर्मूला से बच्चों परिभाषा बनाने की कोशिश करिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, F क्या है? बल। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चों परिभाषा? की वैद्युत क्षेत्र में 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखते हैं पूरी चीज आप समझ जाएंगे बच्चों, बस वीडियो को अंतिम तक देखना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी परीक्षण आवेश Q0 पर, किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F तथा उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को, उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को, Q0 के
अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? उसके अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं। किसको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को कैपिटल ई से दर्शाते हैं। और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे बच्चों, E बराबर F बटा Q0, जहां पे E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F क्या है? आवेश पर लगने वाला बल, और Q क्या है? परीक्षण आवेश। तो इतना लिख देते हैं बच्चों तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक MCQs भी पूछ सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन में मैं कई क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, इसीलिए सेशन को देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपसे यह पूछ देगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए साहब, और ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा और बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इस अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों? इस अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम, या वोल्ट प्रति मीटर, या लिख देंगे वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। समझ रहे हैं बात? ये पॉइंट आपको याद रखना है, आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। सो ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। सो याद रहेगा तभी तो बताएंगे, इसलिए एक क्वेश्चन में आपको इतनी चीजें लिखनी है, इतनी चीजें अगर आपने लिख दिया तो डेफिनेटली बच्चों आपको नंबर मिलना तय है। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, इतना आपको लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दे देगा कि एक 5 कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल 5 न्यूटन है वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करिए। सो ये फॉर्मूला उपयोग कर लेंगे, आराम से दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में या तो 1 नंबर का आएगा, या तो 2 नंबर का, या फिर 3 नंबर का, या 5 नंबर का। हर टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना शानदार ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बच्चों कि कूलाम के नियम का, कूलाम के विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। अब अगर ये क्वेश्चन बच्चों आपका 1 नंबर में आता है तो सिर्फ स्टेटमेंट आपको लिख देना है और फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है बच्चों, तो आपको फॉर्मूला भी लिखना है, स्टेटमेंट भी लिखना है, और नियतांक वगैरह, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू वगैरह सब लिखनी है। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कूलाम का नियम आप हेडिंग डालेंगे। क्या करेंगे? कूलाम का नियम आप क्या करेंगे बच्चों? हेडिंग डालेंगे। सो कूलाम्स लॉ हमने हेडिंग यहां पे डाल दिया है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे बच्चों तो होगा क्या? कूलाम का नियम हमने यहां पे हेडिंग डाल दिया। अब अगर ध्यान से आप इसको देखेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कूलाम का नियम क्या है? तो सिंपल शब्दों में बच्चों आप ये समझिए कि 2 आवेशों के बीच जो बल लगता है ना, उसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं, उसी को हम कूलाम बल कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश है Q1 और यहाँ पे एक आवेश है Q2, और इसके बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r है। तो जब कोई भी 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है हमेशा, और उसी के बारे में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बढ़िया से बताया। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, यहां पे एक बात और लिख सकते हैं बच्चों कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम बल कहते हैं। और कूलाम के नियम अनुसार, यहां पे लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, और यहां पे लिखेंगे बच्चा कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, 2 यहां पे यहां से लिखते जाते हैं, 2 एकदम ऐसे लिखना है बच्चों, 2 बिंदु आवेशों के बीच, 2 बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला बल F, लगने वाला बल कैपिटल F, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F, दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। अब बच्चों आप सोचेंगे कि सर आपको पूरी चीज याद कैसे है, हमें क्यों नहीं याद होती। सो बच्चों देखिए, आपको भी याद हो सकती है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो। आप थोड़ा सा बच्चों यहां पे इसको, अरे यार इधर आ जा मामा, ठीक है होती, अरे यार कहाँ गया, ठीक है समानुपाती होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आप सोचेंगे कि सर आपको कैसे याद हो गया। बच्चों चित्र समझा तो दिया है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल F होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही मैंने लिख दिया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कैपिटल F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो चित्र में दिखा वही लिख दिया। सो अब आपको क्या लिखना है समीकरण के रूप में कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2। समीकरण नंबर 1 एकदम ऐसे ही लिखना है बच्चों। यूपी बोर्ड में देखिए, बिहार बोर्ड नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप टिक के पढ़ लिए सारी चीजें, डेफिनेटली नंबर्स आपका तय है आना। तो ये पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, इनके बीच की दूरी ये जो है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि अगर आवेशों का मान ज्यादा है तो इनके बीच जो बल लगेगा वो भी ज्यादा होगा, और आवेशों के बीच की दूरी ज्यादा है तो लगने वाला बल कम होगा। अगर आवेशों के बीच की दूरी कम है तो लगने वाला बल ज्यादा होगा, क्योंकि आवेश और दूरी में व्युत्क्रमानुपाती का निशान है दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार। तो यह है कूलाम का पहला स्टेटमेंट। और कूलाम का दूसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों कि दो तथा समानुपाती होती है, तथा यहां पे लिख देंगे तथा, या तो आप एक ही में लिख सकते हैं या फिर अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं तथा दोनों आवेशों के बीच लगने, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कैपिटल R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर बात बच्चों, इतनी बात समझ आएगी। अब इतनी बात समझ आ गई तो इसको गणितीय रूप में लिखें तो F यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 बच्चों कर लिया। ये 5 नंबर में या 3 नंबर में आएगा तो ऐसे आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और 1 नंबर में आएगा तो बस ये लिख देंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए एक कूलाम ने नियम दिया, जिसको कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहां 1/4πε0 एक नियतांक है जिसे हम 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है, इसका मान होता है, ठीक है। और 1/4πε0 को हम समानुपाती नियतांक कहते हैं, जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। 2 नंबर आया तो इतना कह के कट ले लेना है, और अगर 3 नंबर का आया तो प्रॉपर ये फॉलो करना है दोनों। अब दोनों समीकरण फॉलो कर लेंगे। मैं बड़ा वाला बता रहा हूं ताकि सारा काम आपका हो जाए। तो एक डुप्लीकेट स्लाइड बच्चों में ऐड करता हूं यहां पे और आपको अच्छे तरीके से और समझाता हूं, ठीक है। आइए, तो ये हो गया। अब हमारे पास एक और जगह खाली है। सो बच्चों आप देखिए, यहां पे हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 यहां तक कर लिया है। अब हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे उपरोक्त दोनों समीकरण से, उपरोक्त दोनों समीकरण
उपरोक्त दोनों समीकरण से, और दोनों समीकरण को बच्चों कंबाइन करेंगे तो जरा देखिए ना कि कौन कौन समीकरण है। समीकरण है F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r²। तो अगर आप यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2/r²। बच्चों समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लग जाता है, तो F बराबर जैसे ही करेंगे ना तो इस समानुपाती हटेगा तो 1/4πε0 हो जाएगा, और Q1 Q2 और r², यहाँ पे k भी लगा दीजिए अगर माध्यम का परावैद्युतांक k हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं निर्वात तथा वायु के लिए, निर्वात तथा वायु के लिए, वायु के लिए k का मान कितना होता है, 1 होता है। निर्वात तथा वायु के लिए बच्चों k का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे ही k की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारा फाइनल कूलाम का समीकरण क्या निकल के आ जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यही है कूलाम के नियम का गणितीय रूप, इसी को आपको लिख देना है। समझ आई? अब देखिए, अगर 3 नंबर या 5 नंबर में पूछता है तो यहां तक भी लिख देते हैं तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा आपको। अब यहां पे लिखना पड़ेगा कि ये 1/4πε0 कहां से आया। तो आप लिखेंगे जहां 1/4πε0 समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जहां 1/4πε0 क्या है बच्चों, समानुपाती नियतांक है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 का मान होता है बच्चों 9 × 10⁹। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, वैल्यू को कई जगह पुट करना होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। इसका मान 9 × 10⁹, ये 9 × 10⁹ होती है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा होता है लिख दीजिए, स्त्रीलिंग क्यों बना रहे हैं, तो यहाँ पे होता है लिख दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चों याद रख लेना है। इसके अलावा ये एक नया टर्म है आपके लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ε0 बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या लिखेंगे, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये 1/4πε0 का मान इतना होता है और इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। पूरा लिखने के बाद ये लिखना पड़ेगा, तब जाके एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देंगे। ये पूरा स्टेटमेंट है बच्चों, ये पूरा स्टेटमेंट और गणितीय रूप इसको मैंने पूरा का पूरा आपके सामने रख दिया है। इंपॉर्टेंट तरीके से आप इसकी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास हम चलते हैं अगला क्वेश्चन लेके, और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, है ना। और जो अभी मैंने पढ़ाया उससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन और भी वैद्युत में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी का मान दिया गया है बच्चों कितना, 4 × 10⁻⁻19 कूलाम मीटर। तो एक चीज और बच्चों यहां से आपको एक नंबर को सीखने को मिल रही है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। सो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। एक नंबर आपका यहां से क्लियर हो गया। तो देखिए, एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना तो वो किसी भी क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकाल लेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकालेगा। तो आप एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सीखने की प्रैक्टिस करिए, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष वो थीटा डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E का मान यहाँ पे दिया गया है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहां से आप ये भी सीख सकते हैं कि न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में
द्विध्रुव पर, यहां पे एक चीज छूट गया मुझसे, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करिए। बताइए जल्दी से। किसी भी बच्चों देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको अपनानी है वो है कि उस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है उसको नोट करिए। तो गिवन दैट मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, क्या दिया है बच्चा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान बच्चों यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, और वो क्या है 4 × 10 की घात -19, 4 × 10 की घात -19 हमने दे दिया है। और थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना दिया गया है बच्चों 30 डिग्री। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 5 × 10 की घात 4, E बराबर 5 × 10 की घात 4 यहाँ पे दिया गया है। और द्विध्रुव आघूर्ण टाउ का मान आपको ज्ञात करना है। बच्चों वैद्युत क्षेत्रीय चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और टाउ PE और थीटा को देखने के बाद आपके दिमाग में भी, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा या फिर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट भी पढ़ते होंगे, तो एक फॉर्मूला जरूर आपके दिमाग में आया होगा। और वो फॉर्मूला क्या है भाई, वो फॉर्मूला क्या दिमाग में आएगा, वो फॉर्मूला आएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्या आ जाएगा बच्चों, टाउ बराबर PE साइन थीटा। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकल के आ जाएगा। तो टाउ बराबर P का मान कितना है बच्चों 4 × 10 की घात -19, और इनटू E का मान कितना है 5 × 10 की घात 4। PE हो गया, और साइन थीटा का मान है बच्चों कितना 30 डिग्री रख दिया। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा 5 × 20 और गुणे 10 की घात 19 में से 4 गया -19 और +4 -15, और गुणे साइन 30 का मान 1/2 होता है बच्चा, 2 से काटिए 2 दहा में 20, 10 हो गया। तो टाउ बराबर कितना हो गया 10 की घात 15 और 10 की घात 1, तो -15 में से 1 जाएगा 10 की घात -14। और एक और चीज बच्चों कि बल आघूर्ण का मात्रक कितना होता है, तो बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। आप एक बात और सीख चुके हैं, और यहां पे बच्चों यहां पे आपको यह भी पता चल गया कि बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, और बल आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण में संबंध क्या होता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो मल्टीपल चीजें बच्चों एक क्वेश्चन से आप सीखने का टारगेट बना लीजिए, देखिए आप बहुत सारा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सो ये क्वेश्चन क्लियर है तो बता दीजिए, ये क्वेश्चन बच्चों क्लियर है सबका? अरे बोलते क्यों नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और देखिए जो अभी आपका टर्म यूज हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, उसी की परिभाषा पूछ दिया। देख रहे हैं बच्चों, तो चालाकी ऐसे ही आपको करनी है। एक क्वेश्चन में कई चीजें, कई टर्म्स इंटरलिंक्ड होती हैं, और उन टर्म्स को पकड़ के आप जो है वो क्यूरियोसिटी अपने अंदर क्रिएट करिए, तभी जाके पूरा सिलेबस तैयार होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, तो इस चीज को पढ़ने से आपको क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आ रही है, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं अच्छे तरीके से। तो एक तो यह आ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से हम क्या समझते हैं, एक आ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव, ये एक टर्म सुना हुआ है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये चीज आ रही है दिमाग में, बहुत सारी चीजें आ रही हैं बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, तो यहां पे हम हेडिंग डाल देंगे विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है बात, वेरी गुड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके स्क्रीन पे दे दिया, और इसका पहले आपको पहला काम क्या करना है, परिभाषा लिखनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अपने आप से बच्चों आप पूछिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा याद करने से पहले क्या हमें विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा याद है, क्योंकि जब तक विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा नहीं याद रहेगी तब तक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कैसे याद रहेगी, जरा आप ही सोचिए। तो क्या होता है भाई, एक चित्र बनाऊंगा बच्चों, और उस चित्र की मदद से ऐसे ऐसे आप विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा याद कर सकते हैं। सो ये चित्र आपके स्क्रीन पे है,
माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी जो है वो हमने डी मान लिया, स्मॉल डी। ये है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव। अब आप सोचेंगे कि सर तब इसका मतलब परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? आपने तो बस सीधे सीधे बता दिया कि ये है वैद्युत द्विध्रुव, तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? तो दिमाग लगाइए बच्चों, दिमाग लगाइए, इस चित्र से आप आसानी से परिभाषा लिख सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा काम। ये दो आवेश है बच्चों, दोनों समान है परंतु विपरीत प्रकार का है, और इनके बीच की दूरी कुछ है। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा अगर पूछेगा तो आप कहेंगे कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, ये क्या है? बिंदु। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, एक माइनस एक प्लस के बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों या अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बच्चे बात समझ आएगी ना? और यहीं से आपका 2 नंबर तैयार। देख रहे हैं बच्चों कितना बढ़िया है? तो कोई भी दो बिंदु आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, और यहां से 2 नंबर बच्चों तैयार। और जब वैद्युत द्विध्रुव आपका तैयार हो गया तो द्विध्रुव आघूर्ण तो मैं ऐसे तैयार करवा दूंगा। अब कैसे सर? देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों? अगर मान लीजिए ये एक लकड़ी का छड़ है, तो इस पर एक बल ऊपर से लग रहा है, एक बल नीचे से ऐसे लग रहा है, ऐसे। तो ये दोनों बल क्या करेंगे? इस छड़ी को घुमाने का प्रयत्न करेंगे। तो आघूर्ण हम निकालेंगे तो क्या होगा? इन दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण यानी F, और इन दोनों बलों के बीच की ये जो दूरी है उसका गुणा कर देंगे, आघूर्ण आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आवेश यहां पे है, तो इन दोनों आवेशों में से, याद रखिएगा बच्चों, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण मैं ले रहा हूं बिना चिन्ह सहित। क्यों दोनों का परिमाण है तो कोई आवेश का परिमाण एक ले लिया आपने, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है उसका गुणा कर देता हूं। तो इन दोनों का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है। सिंपल समझ गए? सिंपल समझ गए, रटना भी नहीं पड़ा और आसानी से आप समझ भी गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि परिभाषा कैसे लिखेंगे सर? क्योंकि फॉर्मूला लिखने से अगर नंबर मिलता तो बोर्ड्स में परिभाषा क्यों पूछा जाता? क्यों ये पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? तो यहां पे आप लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को जो फॉर्मूला बच्चे लिखा है वही लिख रहा हूं मैं, तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p कहते हैं। हो गया। और इसका फॉर्मूला बच्चों नीचे हमने लिख दिया, सिंपल। और एक नंबर में एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, या इसी में आप लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बच्चों क्या होता है? कोई दिमाग लगा के बताए जल्दी से, दिमाग लगा के। तो यहां पे होता है क्या? देखिए आवेश और गुणे दूरी है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम, और दूरी का मात्रक मीटर। तो कुलाम मीटर आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया है। समझ आ गया सबको?
इतना बढ़िया क्वेश्चन है जिसको आप बिना रटे बिना कंफ्यूजन के तैयार कर सकते हैं, और जो चीज लिखना है वो एग्जैक्ट मैंने बता दिया है। सो रोड मैप बच्चों आपके सामने है, तरीका मैंने बता दिया है याद करने का। एग्जाम टाइम में अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस क्लास को देख लेंगे तो आपको तरीका भी समझ आ जाएगा, आपको हर चीज समझ आ जाएगा। क्लियर है बात बच्चों? बहुत बढ़िया। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये समझ आ गया सबको? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा एक बार ध्यान से पढ़िएगा। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। अब जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बच्चों, तो देखिए आपको ये याद रखना है कि अगर सूत्र पूछ रहा है तो परिभाषा आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, सिर्फ सूत्र लिख देना है। और अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया हो तो इससे ऊर्जा घनत्व के सूत्र का निगमन करना है, यानी डेरिवेशन करना है। और अगर ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ रहा है तो सिंपल सूत्र लिख देना है, और सूत्र में जो जो टर्म्स हैं उनका बता देना है कि वो क्या है। तो किसी को याद है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का सूत्र? तो बताइए बताइए, मैं देखना चाहता हूं भाई। याद तो होना चाहिए सबको, याद तो होना चाहिए। एग्जाम टाइम में नहीं याद रहेगा तो कब याद रहेगा? हैं? देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन से देखने पे आपको सबसे पहला तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो संधारित्र बच्चों क्या होता है कि जब दो ऐसी प्लेटें जो एक दूसरे के समांतर हों परंतु एक पर प्लस क्यू आवेश हो और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश हो, यानी कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेशित प्लेटें एक दूसरे के समांतर तथा कुछ दूरी पर स्थित होती हैं तो ऐसा समायोजन क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। ऐसा समायोजन क्या कहलाता है बच्चों? संधारित्र कहलाता है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको संधारित्र भी मैंने बता दिया। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है संधारित्र क्या है तो आसानी से आप लिख सकते हैं। अच्छा, 1 नंबर में एक क्वेश्चन बच्चों और पूछ सकता है कि ये बताइए कि संधारित्र का काम क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं हम संधारित्र को? तो किसी भी संधारित्र का काम ऊर्जा या आवेश को इकट्ठा करना है, यानी ऊर्जा और आवेश को अपने अंदर संचित करना है, इकट्ठा करना है। समझ आ गया इतनी बात? अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पे। ये तो एडिशनल रूप से आपने मेरे से सीख लिया। अब देखिए बात क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो यहां पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, और जो ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है बच्चों वो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। U बराबर 1/2 K एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ये होता है बच्चों क्या? ऊर्जा घनत्व का सूत्र। याद रख लीजिएगा सभी बच्चे, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स भी कई बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि बताइए ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, या ऊर्जा घनत्व निकालिए यदि इस संधारित्र को 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो K एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर 1/2 K एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, जहां U क्या है? ऊर्जा घनत्व, E क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र, K क्या है बच्चों? माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन 0 क्या है बच्चों? निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है।
एक क्वेश्चन एक नंबर में बच्चों ये भी पूछा जा सकता है, एक्चुअली दो क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं कि बताइए निर्वात की वैद्युतशीलता का फॉर्मूला और मात्रक बताइए। एक बार क्या हजारों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम नहीं, हजारों बार नहीं, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार आया है, ये वाला क्वेश्चन जो अभी अभी मेरे दिमाग में आ गया। एप्सिलॉन 0 इसका मान और इसका मात्रक ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ये एक नंबर में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में बच्चों। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको हर चीज पर फोकस करनी है। सो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और मात्रक कोई बताएगा? मात्रक किसी का हिम्मत है तो बता दे भाई, कौन है जो मात्रक बता सकता है? कमेंट में फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। देखिए इसका मात्रक जो होता है वो आप कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। और कूलाम का नियम क्या है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन 0 को इधर भेजिए और F को नीचे भेजिए, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक कितना हो जाएगा? Q1 Q2 ऊपर है बच्चों, तो Q1 का मात्रक होता है कूलाम, तो Q1 Q2 यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति, ये F इधर आया है तो न्यूटन, और ये दूरी है तो मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहां पे आप लिख सकते हैं यहां पे क्या? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है आपका एप्सिलॉन 0 का मान और ये है मात्रक। ये दोनों से आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं। दैट्स वाई मैंने सोचा कि ये आपको बता दिया जाए, ताकि आसानी से, बिना किसी झंझट, बिना किसी खटपट के आप आसानी से इन सभी टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी कर ले। तो ऊर्जा घनत्व तो समझ आ गया, ये तो एडिशनल रूप से बताया, इसलिए इसको एक जगह और कैद कर देते हैं अपना, कि भाई जाओ तुम भी अपनी जिंदगी जी लो। उसको अपनी जिंदगी अलग जीने दीजिए, इसको अलग। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन से देखिएगा मैं आपको 5-6 चीजें सिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या है कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो आपके बोर्ड में भर भर के पूछा गया है। एक्चुअली किरचॉफ ने 2 नियम दिया, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और बिल्कुल आसान भाषा में उन दोनों नियमों को मैं समराइज कर दूंगा। इसमें हालांकि पूछ रहा है धारा नियम, लेकिन जानकारी के लिए आपको बच्चों पता होना चाहिए कि किरचॉफ ने 2 नियम दिया। एक तो संधि का नियम, एक तो क्या दिया? संधि का नियम। एक तो उन्होंने दिया संधि का नियम, और एक बच्चों दिया किरचॉफ ने वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। अब संधि के नियम को बच्चों हम धारा नियम भी कहते हैं। क्या नियम कहते हैं? धारा नियम। और बच्चों वोल्टता के नियम को हम क्या कहते हैं? धारा नियम हम संधि को कहते हैं। अच्छा, वोल्टेज लॉ को हम क्या कहते हैं? बंद पाश का नियम। बंद पाश का नियम। बंद पाश का नियम। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अच्छा, शॉर्टकट में मैं बता दूं तो आपको ये याद रखना है बच्चों कि ये जो किरचॉफ का धारा नियम है वो सिग्मा आई बराबर 0 से प्रदर्शित किया जाता है मैथमेटिकल रूप में। और इसमें अगर बता दूं तो सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। जो विद्युत वाहक बल है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है बंद पाश के नियम में। इसमें आप एक चीज आप याद रखेंगे जो 1 नंबर में हर साल पूछा जाता है कि ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है जिसको हम संधि नियम, धारा नियम कहते हैं, वो किस संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है बच्चों। और किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है बच्चों वो क्या है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिया, और इसको अगर आपने याद कर लिया डेफिनेटली बच्चों आपके एग्जाम में इसी पॉइंट से, जो अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा है, इसी पॉइंट से 2-3 नंबर्स तो एकदम डेफिनेटली मैच करेंगे। अब हम इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो आप ले सकते हैं।
क्योंकि अब मैं ये जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है उसका आंसर लिखने वाला हूं, जो कि पूछ रहा है कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। ठीक है, तो मिटाओ इसको। ठीक है, एक्चुअली ऐसा ही कर देते हैं, ऐसा ऑल लिंक्स ऑन साइड, ये वाला, यह एक बार में ही मिट गया। पिछली स्लाइड का तो नहीं मिटा है, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर ये देखिए किरचॉफ का धारा नियम, तो यहां पे लिखेंगे धारा नियम। धारा नियम आप हेडिंग डाल देंगे बच्चों, और कैसे इसकी परिभाषा लिखनी है एक लाइन में वो मैं आपको बताता हूं। देखिए किरचॉफ के नियमानुसार, यहां पे लिखेंगे किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार किसी बिंदु या किसी संधि पर, किसी बिंदु या संधि, किसी बिंदु या संधि पर मिलने वाले, किसी बिंदु या संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। अभी मैं चित्र से भी समझाऊंगा तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए बच्चों। किसी बिंदु या संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों? बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझ गए? अब इसको आप एक चित्र से समझिए ताकि सब चीज समझ आए। किरचॉफ ने यह बताया कि अगर परिपथ में एक कोई पॉइंट है जिसको हम संधि के नाम से, जंक्शन के नाम से जानते हैं, तो अगर इस संधि पर बहुत सारी धाराएं आ रही हैं और बहुत सारी धाराएं इस संधि से जा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए ये I धारा आ रही है और ये I2 धारा जा रही है, ये I1 है, ये I2 है, I3 धारा आ रही है, I4 धारा आ रही है और I5 धारा जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ना इस संधि पर टोटल जो धाराएं होगा, इस संधि पर टोटल जो धारा होगा सिग्मा I वो शून्य होगा, उनका योग शून्य होगा। ठीक है, उनका योग शून्य होगा। और एक चीज और किरचॉफ ने बताया बच्चों कि संधि पर आने वाली धाराओं को हम धनात्मक लेंगे और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक लेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उसको धनात्मक लीजिए। तो I1 और I3 और I4 ये धाराएं धनात्मक लेंगे। I1, I3 और I4 ये धाराओं को हमने क्या कर लिया? धनात्मक ले लिया। ठीक है, ठीक है बच्चों। और जो दूर जा रही हैं उनको ऋणात्मक ले लीजिए, यानी I2 और I5। तो -I2 और -I5 बराबर 0 कर दिया, कर दिया बच्चों। अब आप क्या करिए कि ये जो माइनस वाला है जनरली आप उधर भेजेंगे ताकि प्लस वाला हो, है भाई? बिल्कुल, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर ऋण रहे, यानी हमारे ऊपर कर्जा रहे। सभी कर्जा से मुक्त जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे इसको भी भेजेंगे तो उधर प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा I1 प्लस I3 प्लस I4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? I2 प्लस I5। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बच्चों आपको और लिखना होगा, अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो यहाँ पे डैश डैश में कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा। अर्थात किसी बिंदु या संधि पर आने वाली जो धाराएं होती हैं उनका बीजगणितीय योग उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का धारा नियम है। और लास्ट में लिखेंगे कि किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। समझ आ गई बात? तो एक बार लाइक ठोकिए बच्चों, बिना लाइक के मजा नहीं आएगा फिर, गलत बात। और धारा नियम बच्चों कई बार पूछा गया है, धारा नियम कई बार पूछा गया है। और धारा नियम पे बच्चों न्यूमेरिकल्स जानते हैं कैसे आएगा? एक छोटा सा मैं यहाँ पे बॉक्स लेता हूं और इसी बॉक्स में एक न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करा देता हूं ताकि अगर न्यूमेरिकल आए तो आसानी से आप सॉल्व कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मान लीजिए ये एक जंक्शन है और इस जंक्शन पे कई तरफ से धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। तो मान लीजिए ये धारा जा रही है I और इधर आने वाली धारा है 5 एम्पियर की, इधर आने वाली धारा है यहाँ पे 2 एम्पियर की,
ये धारा जा रही है तो ये है 7 एम्पियर की, और ये जो धारा आ रही है वो है 10 एम्पियर की। तो आई का मान ज्ञात करिए। आई का मान होगा, ऐसा क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन इनफैक्ट जब मैं 12th का एग्जाम दे रहा था तब ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया। दिख रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है। तो उम्मीद है बच्चों कि आप इसका सही जवाब दे के बताएंगे। जल्दी बताइए। जबकि मैंने आपको यह बता दिया है कि जो संधि की ओर आने वाली धारा है उसको हम धनात्मक लेते हैं, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम क्या लेते हैं बच्चों? ऋणात्मक लेते हैं। तो अब आप बताइए मुझे, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बच्चों 1 मिनट का समय देता हूं। चलिए, 1 मिनट में सबका आंसर आ जाना चाहिए, डेफिनेटली है। मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं, ये जो धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं उनको आप प्लस में लिखेंगे, और जो दूर जा रही हैं उनको माइनस में लिखेंगे, बराबर में 0 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई का मान निकाल के बताइए। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखिए मेरे तरफ से, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए इस आई को ही सबसे पहले देखिए, तो आई जो है बाहर की तरफ जा रहा है बच्चों, तो माइनस में आई लिख देंगे। उसके बाद इधर से देखते चलिए, तो ये 5 एम्पियर इधर की तरफ आ रहा है, संधि की ओर आ रहा है, तो 5 को प्लस में लिखेंगे। ये 2 एम्पियर संधि की तरफ आ रहा है तो 2 को भी प्लस में लिखेंगे। ये 7 एम्पियर संधि से दूर जा रहा है तो माइनस में 7 लिखेंगे। और ये जो 10 एम्पियर है ये संधि की ओर आ रहा है, इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे। तो अगर आप देखेंगे बच्चों, तो 5 और 2 7 और माइनस 7 कट गया, तो बचा कितना? 10। तो बराबर में यहाँ पे 0 पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा आई बराबर 0 होता है, किरचॉफ का धारा नियम याद रखिएगा। तो यहाँ पे माइनस आई प्लस 10 बराबर 0, तो यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 10 एम्पियर। आई बराबर क्या हो जाएगा? 10 एम्पियर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इससे रिलेटेड देखिएगा न्यूमेरिकल्स आएगा तो एकदम धुआं की तरह उड़ा देना है। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे देते हैं, और फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संधारित्र किसे कहते हैं भाई, ये बताइए। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, या संधारित्र की परिभाषा लिखिए, जल्दी बताइए। बताइए बच्चों, हेडिंग आपको सबसे पहले डालना है क्या? संधारित्र। संधारित्र, कैपेसिटर इंग्लिश में इसको कहते हैं। सो कैपेसिटर क्या होता है बच्चों? क्या होता है कैपेसिटर? कौन बताएगा? कौन बताएगा कैपेसिटर क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बच्चों अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और वो डायग्राम क्या है? वो डायग्राम कुछ इस तरीके का है कि 2 प्लेटें होती हैं भाई, एक पर प्लस क्यू आवेश ले लेंगे, एक पर माइनस क्यू आवेश ले लेंगे, और इनके बीच की दूरी स्मॉल डी कर देंगे। ऐसे निकाय को हम कहेंगे क्या? संधारित्र। एकदम सिंपल डायग्राम अगर बनाए तो ऐसा ही होगा। ठीक है, सिंपल डायग्राम बनाए बच्चों तो ऐसा ही होगा। तो यहां पे लिखेंगे, जब दो समान आकार के बराबर तथा विपरीत आवेशित प्लेटें, देखिए इसी को कहते हैं समझना। मेरे पास न बुक है न और कहीं बुक है, लेकिन मैं बिना देखे इस चित्र के माध्यम से इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। तो आप क्यों नहीं लिख सकते बच्चों? मैंने देख लिया कि 2 बराबर प्लेटें हैं और दोनों पर आवेश विपरीत प्रकार के हैं, तो मैंने उसी से लिख दिया कि जब 2 समान आकार के बराबर तथा विपरीत आवेशित प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पे या एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी लिख दीजिए। अब कुछ दूरी आप कुछ भी मानिए, कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, तो ऐसे निकाय को
ऐसे निकाय को या ऐसे समायोजन को, ऐसे निकाय को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र कहते हैं। ऐसे निकाय को बच्चों क्या कहते हैं? हम संधारित्र कहते हैं। ठीक है। संधारित्र का कार्य, संधारित्र का उपयोग, संधारित्र का उपयोग आवेश या ऊर्जा संचित करने के लिए किया जाता है। आवेश तथा ऊर्जा संचित करने के लिए, संचित मतलब इकट्ठा करने के लिए, संचित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? संचित करने के लिए किया जाता है। समझ आया बच्चों? बहुत बढ़िया। तो ये तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आसान भाषा में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब एक और चीज बच्चों आती है, एक और टर्म आता है, कई बार पूछ देता है कि संधारित्र की धारिता बताइए। संधारित्र की धारिता की परिभाषा, धारिता की परिभाषा, संधारित्र की धारिता की परिभाषा पूछ देता है कि बताओ भाई संधारित्र की धारिता हम कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे बच्चों? बताइए, ट्राई करिए। धारिता मतलब क्या? धारण करने की क्षमता। एक चीज बस यहां हमारे दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि धारण, मैंने ये कहा कि ये लो भाई, ये लो बच्चों, ये पेन धरो। पेन धरो मतलब पेन को अपने पास रखो, धारण करो। तो ये संधारित्र है। ये संधारित्र अपने पास आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी, आवेश को अपने पास धारण करने की जो क्षमता होगी, वही उस संधारित्र की धारिता होगी। ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे संधारित्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी संधारित्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी संधारित्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगा? संधारित्र की धारिता कहलाती है। संधारित्र की धारिता कहलाती है, धारिता कहलाती है। और बच्चों देखिए, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा कि संधारित्र की धारिता क्या है, तो इतनी चीजें लिखने के बाद एक चीज आप और लिखेंगे कि माना इस समांतर प्लेट संधारित्र को Q आवेश दिया जाता है। क्या लिखेंगे? माना कि संधारित्र को Q आवेश दिया जाता है और Q आवेश देने पर इनके प्लेटों के बीच या इनके प्लेटों के मध्य V विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। भाई जब किसी तार को या जब किसी प्लेट को आप आवेश देते हैं, चार्ज करते हैं, तो उनके प्लेटों के बीच या उनके प्लेटों के मध्य विभव यानी पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, और वो जो विभव होता है वो आवेश के समानुपाती होता है, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आप जानते हैं बच्चों कि ये प्रोपोर्शनलिटी यानी कि समानुपात का हटता है चिन्ह, तो क्या लगता है? एक नियतांक। तो यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर CV, तो दिस इंप्लाइज दैट C बराबर Q/V, और आप लिखेंगे कि इसी C को हम कहते हैं संधारित्र की धारिता। इसी C को क्या कहते हैं बच्चों? संधारित्र की धारिता। ठीक है। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आपको इस संधारित्र की धारिता का परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि यदि प्लेटों के बीच, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव 1 वोल्ट का हो, तो ऐसी स्थिति में संधारित्र को दिया गया आवेश उसकी धारिता के बराबर होता है। सिंपल। एक और क्वेश्चन 1 नंबर में बच्चों पूछ सकता है, और वो ये है कि ये जो संधारित्र की धारिता है इसका मात्रक क्या है? तो संधारित्र की धारिता का मात्रक 1 नंबर में कई बार पूछा गया है, और वो होता है क्या बच्चों? फैरड। याद आया? न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपने फैरड के बारे में बहुत बार सुना है, तो ये याद आ जाना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं बच्चों, आपको बस याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो ये है कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के सिद्धांत की शर्त लिखिए। व्हीटस्टोन सेतु बैलेंस कब होता है बताइए। पिछले कई दिनों से मैं कई बार इस टॉपिक को टच कर चुका हूं। व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखिएगा बच्चों कि एग्जाम टाइम में आपके वही क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट हो, और ये बहुत बार पूछा गया है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। इस पर आप नजर डालिए, इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देखिए, सेशन में बने रहिए, देखिए मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। आया समझ में? व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का सिद्धांत क्या है देखिए जरा। देखिए व्हीटस्टोन सेतु ऐसे ही तो होता है बच्चों, जब चार प्रतिरोध एक दूसरे को कुछ इस अवस्था में जुड़े हों कि वो एक ब्रिज की तरह कार्य करे, वो एक ब्रिज की तरह दिखें, यानी एक सेतु की तरह दिखें, ऐसा कुछ बच्चों। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? ऐसे निकाय को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इनके बीच में एक कुंजी लगी होती है और एक धारामापी होती है। ठीक है बच्चों। संतुलन का सिद्धांत क्या है? तो यहां पे लिखेंगे हम हेडिंग, ये चित्र बनाएंगे और इसके बाद हेडिंग लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु में व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का सिद्धांत क्या है? जरा एक बार आप अच्छे तरीके से देखें तो क्या होता है भाई संतुलन का सिद्धांत। तो आप सभी जानते हैं संतुलन की अवस्था में यदि इस धारामापी में प्रतिरोध, यदि धारामापी कैपिटल जी में धारा Ig बराबर 0 हो, तो ऐसी स्थिति में सेतु संतुलित होगा, अर्थात इन चारों प्रतिरोधों के किन्हीं दो सिरों का अनुपात शेष दो सिरों के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि P अपॉन Q बराबर R बटा S। ये कब होगा? जब इस बीच वाले गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 होगा। या बच्चों इसका विपरीत भी हो सकता है कि अगर किसी सेतु के क्रमशः दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है, तो इस वाले में धारा का मान 0 होगा। उल्टा भी हो सकता है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, जब तक हम हैं तब तक आपको समझाते रहेंगे। अच्छा एक चीज और पूछ देगा बच्चों कि बताइए व्हीटस्टोन का सिद्धांत किसके नियम पर आधारित है? हिम्मत है तो बता दीजिए बच्चों, हिम्मत है तो अभी पढ़ाया वो नियम पीछे वाले क्वेश्चंस में बताइए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के तौर पे रहेगा कि व्हीटस्टोन का जो सिद्धांत होता है वो किस नियम पर आधारित है, बताइए फटाफट। तो व्हीटस्टोन के सिद्धांत के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? ए, बी, सी और डी नामकरण करते हैं, और इसमें एक ये बंद लूप में किरचॉफ का नियम लगाते हैं, और क्या हो गया भाई, एक बंद लूप में हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं, ठीक है, और बाकी बंद लूप में कहा गया किरचॉफ का नियम। सो अभी चेक करते हैं, रुकिए बच्चों 2 मिनट जस्ट। तो यहां पे किरचॉफ का नियम हम लगाते हैं। व्हीटस्टोन का जो सिद्धांत होता है बच्चों वो क्या होता है? एकदम किरचॉफ के नियम पर आधारित होता है। व्हीटस्टोन का सिद्धांत किरचॉफ के नियम पर आधारित होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और व्हीटस्टोन का जो नियम है ना बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके इस नियम को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। समझ आया? नीचे जा बचवा, तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित
बायो-सेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए और बायो-सेवर्ट के नियम का समीकरण की सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक और विमीय समीकरण निकालिए। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? बेसिकली अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो तीन चीजें पूछ रहा है। पहला चीज बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, उसका समीकरण लिखना है कि बायो-सेवर्ट ने क्या नियम दिया और क्या समीकरण दिया। दूसरी चीज ये पूछ रहा है कि इस जो समीकरण है, ये जो समीकरण आप बायो-सेवर्ट का निकालेंगे, उस समीकरण की सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू जीरो बच्चों, म्यू जीरो का आपको मात्रक बताना है और उसका विमीय सूत्र बताना है। तो आइए, रेडी हैं बच्चों आप लोग? कमर कस लिए हैं तो बताइए। आज एकदम बहुत सारे क्वेश्चंस को हिला के रख देंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा क्या? बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। और बायो-सेवर्ट का नियम भाई क्या है, जरा एक बार हमें देखना दिलचस्प होगा। सो बायो-सेवर्ट का नियम बच्चों अगर आप देखेंगे तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। बायो-सेवर्ट ने क्या कहा कि अगर एक लंबा तार है एल लंबाई का एक धारावाही तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, सो इस तार में धारा प्रवाहित होने के कारण इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं और इसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी इस तार में प्रवाहित धारा के कारण। समझ रहे हैं बात? ठीक है बच्चों, ठीक बात है? यस और नो? यस सर। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों। स्टेटमेंट यहां पे मैं डैश डैश दे देता हूं वरना दुनिया भर का समय जाएगा और एग्जाम टाइम में मैं लिखूं और आप देखते रहें, ये अच्छा नहीं लगता। सो जो मैं बोल रहा हूं इस डैश डैश की जगह पे आपको ये लिखना है। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाए तो शांति से जो बोल रहा हूं वो देखिए। कैसे याद है सर आपको सब? बचवा, इस चित्र को अच्छे से समझ रखा है मैंने। अगर आप भी इस चित्र को अच्छे से समझ जाएंगे, परिभाषा याद। चित्र क्या कह रहा है भैया? एक एल लंबाई का तार है, इस तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक क्या उत्पन्न होता है बच्चा? उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसी एल लंबाई के धारावाही चालक तार में आई धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। तो इस तार से स्मॉल आर दूरी पर अगर हम कोई भी बिंदु P मान लें तो इस तार में प्रवाहित धारा के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र इस P पॉइंट पर निकालना है, उसी के लिए बायो-सेवर्ट ने एक नियम दिया। इतनी बातें आपको इस डैश 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 की जगह पे लिख देनी है। उसके बाद क्या करेंगे कि डायरेक्ट तो आप निकाल नहीं सकते भाई। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक इतना बड़ा लड्डू है, इतना बड़ा, जैसे मान लेते हैं बच्चों इतना बड़ा, और मान लीजिए आपका साइज इतना बड़ा है, आप इतने छोटे हैं और आपके हाइट से 10 गुना बड़ा लड्डू रख दिया गया, तो क्या आप इस पूरे बड़े लड्डू को खा सकते हैं? बताइए। नहीं खा सकते, क्योंकि ये आपकी हाइट से कई गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा खाते गए, एक दिन में इतना खाया, उसके बाद इतना खाया, उसके बाद इतना खाया, उसके बाद इतना खाया, और धीरे धीरे कर करके पूरा लड्डू आप एक दिन नहीं 6-7 महीने में समाप्त कर देंगे, ये तो पक्का है। ठीक इसी तरीके से बच्चों, अगर हम चाहें तो चाह के भी इस पूरे तार में प्रवाहित धारा के कारण इस बिंदु पर तीव्रता हम नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें एक छोटी सी लंबाई यहाँ पे लेना पड़ेगा और उस छोटी सी लंबाई को हम मान लेते हैं dl। और अगर इस छोटी सी लंबाई में प्रवाहित धारा के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता छोटी सी होगी तो वो होगी कितना? डेल्टा बी। और अगर वो निकल गई तो हम समाकलन कर देंगे तो पूरे तार के कारण जो तीव्रता होगी वो भी निकल जाएगी। सिंपल सी बात है। तो बायो-सेवर्ट ने यह बताया कि इस छोटी सी लंबाई अर्थात अल्पांश लंबाई में प्रवाहित धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी होगी वो इस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी। और इसने कहा कि इसको मान लो बचवा समीकरण नंबर 1। 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट बस ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद बायो-सेवर्ट ने यह कहा कि इसमें प्रवाहित
धारा के कारण ये जो चालक की लंबाई L है उसके भी समानुपाती होगी। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो चालक की अल्पांश लंबाई के समानुपाती होगी। और तीसरा चीज बायो सेवर्ट ने यह कहा कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों वो इस अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच एक कोण बन रहा है यहाँ पे, और इसको हम थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं, तो इसके बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होगी, यानी डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर क्या बच्चों? 3। बात समझ आई कि नहीं आई? आई सर। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी होगा बच्चों वो इस तार के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल और बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाती r²। समीकरण नंबर 4। और बायो सेवर्ट ने यह कहा कि एक काम करो ना, ये चारों समीकरण को उपरोक्त कर दो, यानी मिला दो। तो मिला देंगे तो इधर से मिल जाएगा आपका डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में r²। और जैसे ही बच्चों समानुपाती का चिन्ह हटता है आप तो होशियार हैं ही, एक नियतांक लगता है। ये सब चीज आपको पहले से बता चुका गया है। तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा? μ0 बटा 4 और ये हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में r²। और यही है बच्चों बायो सेवर्ट के नियम का समीकरण, यही है। इतना लिख देंगे तो डेफिनेटली नंबर बारिश हो जाएगी। और यहां पे आपको बताना होगा कि जहां पर μ0 बटा 4 एक नियतांक है और जिसका मान कितना होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और बच्चों दो चीजें और क्वेश्चन में पूछ रहा है, इग्नोर मत करिए वरना नंबर कट जाएगा। इसके लिए तो आपने यहां तक किया, व्याख्या करिए और समीकरण दीजिए, ठीक है। ये आपने एक क्वेश्चन के आधे हिस्से को किया। अब क्वेश्चन के आधे हिस्से को अगर और करना होगा तो आप क्या करेंगे बच्चों? आप ये करेंगे कि सर एक काम करिए, इसका मात्रक पूछ रहा है ना μ0 का, तो ये 4 को उधर कर दीजिए ना। और 4 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मात्रक से कोई रिलेशन ही नहीं है। सो ये μ0 का जो मात्रक है ये है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे कि μ0 का मात्रक, और वो क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है बात क्लियर है तो बता दीजिए। और वीमा अगर हम देखें बच्चों तो μ0 की वीमा अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन किसका मात्रक है भाई? न्यूटन का वीमा आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते हैं mL/T⁻², और बटे में एम्पियर इसकी वीमा A, तो एम्पियर स्क्वायर है तो A2। अब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा mL/T⁻², A⁻²। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन का सलूशन। इतना बच्चों लिख दिया तो 5 नंबर निश्चित तौर पे आपको मिल जाएगा। एकदम हल्के में लेने की क्वेश्चन को जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। कि लेंज का नियम क्या है? कौन बताएगा लेंज का नियम? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम क्या होता है बच्चों? कोई बताएगा क्या होता है लेंज का नियम? देखिए आपको फैराडे का नियम पढ़ाते समय बच्चों मैंने बताया था कि जब किसी कुंडली है और इस कुंडली से बद्ध किसी चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं बार बार जाती हैं, यानी कि इस कुंडली से होकर बहुत सारी अगर बल रेखाएं गुजरती हैं
तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत वाहक बल के कारण धारा जो है वो बहने लगती है। इस विद्युत वाहक बल के कारण क्या हो जाता है बच्चों, धारा इसमें बहने लगती है। किसमें? धारा इसमें बहने लगती है I। और ये जो धारा है इसमें इस धारा की दिशा ऐसी होती है कि वो हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। सो लेंज के नियम को अगर आपको लिखना है तो बस 3 लाइन की परिभाषा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यहां पे देखिए जब चेंज होता है फ्लक्स, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण पूरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वो हमेशा इस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुई होती है। भाई इसी से उत्पन्न हुई है और इसी का विरोध कर रही है। सो ये है लेंज का नियम। आप सभी बच्चे मेरी बातों को गौर से सुन लीजिएगा, जो बताया वो आप लिख दीजिएगा। लिख दूं क्या इसको? इंपॉर्टेंट है बच्चों इसलिए लिख देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेंज का नियम लेकिन लिख देता हूं ताकि जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं कम से कम ये चीज तो उनका तैयार हो जाए। तो और भी छोटा कर देता हूं क्योंकि 2 नंबर में ये पूछा जाता है। तो यहां पे लिखना है सीधे आपको, किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, सदैव यानी हमेशा ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है कि वह हमेशा उस कारण का विरोध करती है, वह हमेशा उस कारण का विरोध करती है, वह हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इतनी 3 लाइन की ये परिभाषा लिख देंगे, डेफिनेटली बच्चों नंबर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है और मैंने सोचा कि आपको लिखवा दूं। तो किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम, अल्सो इसको फैराडे का द्वितीय नियम भी कहते हैं। इसे लेंज का नियम कहते हैं। और बच्चों एक क्वेश्चन और 1 नंबर में आपसे पूछ दिया जाएगा कि लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का नियम यहां पे बच्चों आपको लिखना जरूरी है कि लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया है बच्चों, ये आप याद रखेंगे। ये नहीं भी तो 5 बार पूछा गया है आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन कि बताइए लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो याद रहेगा सबको? याद रहेगा ना सबको? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, ये जरा देखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का एक सबसे महत्वपूर्ण अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। बताइए कौन इसका आंसर दे देगा जल्दी से? इसका आंसर कौन दे रहा है देखना दिलचस्प होगा। इसका आंसर कौन दे रहा है? देखिए कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समीकरण, यहां पे हेडिंग डालेंगे कुंडली
कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समीकरण, विद्युत वाहक बल का समीकरण, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समीकरण। और वो समीकरण क्या हो जाएगा बच्चा? वो समीकरण आपका हो जाएगा क्या? तो E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। याद रखेंगे बच्चों, ये वाला समीकरण याद रखेंगे आप। जहां पे सबका मान लिखना जरूरी है, जहां पे E क्या है? विद्युत या वैद्युत वाहक बल, और N क्या है बच्चों? कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या। और कुछ ये B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ए क्या है बच्चों? ए क्या है? कुंडली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, कुंडली का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ओमेगा क्या है बच्चों? कोणीय चाल। तो यहां पे लिख देंगे ओमेगा कोणीय वेग। सिंपल है। तो ये समीकरण याद रहेगा, तो इस समीकरण पे अगर आपका न्यूमेरिकल्स भी आता है तो आप आसानी से उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु आधारित है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत आधारित है। तो आप सभी बच्चों जानते हैं कि प्रकाशिक तंतु, ठीक है, यह किस पर आधारित होता है? तो प्रकाशिक तंतु एक घटना पर आधारित होता है जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो सिद्धांत होता है बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये जो सिद्धांत होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशिक तंतु आधारित होता है। टूटा हुआ कांच ये भी आधारित होता है बच्चों, टूटा हुआ कांच। और एक और चीज आधारित होता है, वो है हीरे का जो चमकना होता है बच्चों, वो भी प्रकाशिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बातें बताई, इस पूरे क्वेश्चंस के जरिए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, जरा इसका आंसर दीजिए। देखिए सूत्र बहुत पूछता है 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस में, और इसलिए पूछता है क्योंकि 1-2 नंबर वाले क्वेश्चंस में अगर सूत्र आपसे पूछेगा तो आप सभी सूत्र को याद करेंगे, और जब आप सभी सूत्र को याद रखेंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। वरना बिन बादल बरसात कहाँ होता है। सो ये जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके लिए बादल का काम करेगा, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बरसात का काम करेंगे। सो सूत्र आपके लिए बादल का काम और क्वेश्चन आपके लिए बरसात का काम है, दोनों जब मिलेगा तभी तो बरसात होगा। सो आपको बच्चों इस क्वेश्चन में 2 सूत्र आपको बताने हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक तो न्यूनतम विचलन का पतले प्रिज्म के लिए, और एक कोणीय विस्थापन का। तो बताइए कौन बताएगा? सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है, देखना दिलचस्प होगा। बताइए आंसर बच्चों, क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए सभी का। अब अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन, तो प्रिज्म के लिए
न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन प्रिज्म के लिए, न्यूनतम विचलन प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का आपको फॉर्मूला बताना है। बताइए, तो न्यूनतम विचलन क्या होता है? तो न्यूनतम विचलन का जो फॉर्मूला होता है याद रख लेंगे, डेल्टा m बराबर n-1 और इंटू ए। और यहां पे आप लिखेंगे, ये फॉर्मूला को अंडरलाइन कर देंगे बॉक्स में एक, और यहां पे लिखेंगे जहां डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण है। n क्या है बच्चा? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और a क्या है बच्चा? प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बता दिया, सो आपको ये याद रखना है। अच्छा, ये तो आपका हुआ एक वाला एक फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं। दूसरा फॉर्मूला आपका पूछ रहा है कोणीय विस्थापन का, तो ये हो जाएगा आपका कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन के लिए क्या करेंगे बच्चे? कोणीय विस्थापन के लिए अगर आप देखेंगे तो ध्यान से आपको यहां पे देखना पड़ेगा। सो कोणीय विस्थापन के लिए क्या होगा बच्चों? हाँ, कोणीय विस्थापन को बच्चों हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं और न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा m से। तो हम थीटा बराबर क्या लिख देंगे? थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, थीटा बराबर NV माइनस NR और इंटू ए। सिंपल। ये बच्चों इसको आपको मैं बॉक्स में करके दे देता हूं, और आपको भी जब लिखने को आएगा ये एग्जाम में या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएगा, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला को बॉक्स में करना है और आपको यहां पे लिखना भी है कि किसका मतलब क्या है। तो यहां पे लिखेंगे जहां थीटा बराबर कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, जहां थीटा बराबर क्या है बच्चों? कोणीय विस्थापन है। क्लियर है बात? वेरी गुड। एनवी क्या है बच्चा? एनवी है बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक। और एनआर क्या है? जैसे वी वॉयलेट है वैसे ही आर रेड है, यानी लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, सिंपल हो गया बच्चों, समझ आ गया? तो बहुत बढ़िया। तो ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों सूत्र आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। इन दोनों सूत्र की सहायता से आप मल्टीपल बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या चाहिए? क्या चाहिए? जल्दी बताइए। बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट। लेट नहीं लगना चाहिए बच्चों, इतना लेट लगेगा तो कैसे काम चलेगा। उम्मीद है कि अभी तक आप सभी का आंसर आ जाएगा। विवर्तन के लिए क्या चाहिए? फटाफट से आंसर, इतना लेट लगेगा तो फिर दिक्कत होगी। देखिए, विवर्तन कब होता है? जब प्रकाश की किरण एक तीक्ष्ण अवरोध पर टकराती हैं, तो इसे टकराकर और हल्का सा मुड़ जाती हैं। तो ये जो अवरोध है, और ये है प्रकाश की किरण। तो विवर्तन के लिए बच्चों आपको एक आवश्यक शर्त रखना होगा कि ये जो पतली झिर्री है, ये जो अवरोध है,
इसका आकार आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। इसकी तरंगदैर्ध्य जो है, अवरोध का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तभी जाके विवर्तन संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जो मैंने बोला उसको आपको सेम टू सेम लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए और इसके बारे में पूरी चीजें बताइए। तो अब यहां पे हम लिखेंगे लेंस की क्षमता। एक आपको क्या कर देना है बच्चों, लेंस की क्षमता का एक टॉपिक लिख देना है, यहां पे बना देना है, और इसका परिभाषा लिख देना है, इसका सूत्र लिख देना है, इसका मात्रक लिख देना है। मिल गया नंबर आपको। और इसके क्षमता वाले जो सूत्र बनेंगे उससे देखिएगा आपको 1 नंबर के भी क्वेश्चंस बनेंगे, 3 नंबर के भी बनेंगे और 2 नंबर के भी बनेंगे। तो हर टाइप का क्वेश्चन लेंस की क्षमता से आता है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों? लेंस की क्षमता क्या होती है? देखिए, जैसे आपकी पावर होती है, आपके अंदर बहुत सारी ताकतें हैं। जैसे आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी समझ जाते हो अच्छे टीचर्स की मदद से, आप किसी भी क्वेश्चन को लंबे समय तक याद रख पाते हो, वो क्या है? आपकी पावर है, आपकी क्षमता है। ठीक इसी तरीके से एक लेंस जो होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो एक अवतल लेंस हो, इसकी भी कुछ पावर होती है, इसकी भी कुछ क्षमता होती है। और क्षमता किस रिस्पेक्ट में? कि ये प्रकाश की, भाई लेंस क्या करता है, इसका काम क्या है? जैसे आपका काम सीखने का है, तो चीजों को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता आपके अंदर होगी। लेंस का काम है प्रकाश किरणों को अपवर्तित करना, प्रकाश किरणों को मोड़ना। तो इसी तरीके से कोई भी लेंस प्रकाश किरणों को कितना मोड़ता है, तो ये मोड़ने की क्षमता जो होती है, प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता ही आपकी लेंस की क्षमता कहलाती है। एक बात समझ आ गया? तो अब इसी को, जो चित्र मैंने आपको समझाया, क्योंकि एग्जाम टाइम में बच्चों बहुत ही कम टीचर्स चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं, लेकिन जब मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको मेरी बातों को अच्छे से पकड़ के चलना चाहिए। ठीक बात है? तो आपको इस चित्र के माध्यम से परिभाषा क्या बनानी है कि किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। और एक चीज और यहां पे लिखेंगे कि लेंस द्वारा, लिख ही देता हूं, लेंस द्वारा प्रकाश किरण के, प्रकाश किरण के, प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता, प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्या कहलाती है बच्चों? क्षमता कहलाती है, और लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते, कैपिटल P। इसे कैपिटल P द्वारा दर्शाते हैं, इसे कैपिटल P द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज आपको समझ आई, ये वाली बात। अब ये वाली बात अगर आपको समझ आ गई है तो अब आसान हो गया आपके लिए। अर्थात यहां पे लिख सकते हैं, अर्थात लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता, सॉरी लिखिए, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। उसकी फोकस दूरी f की व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम मतलब होता है बच्चों उल्टा, व्युत्क्रम होती है, उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। यानी कि P बराबर क्या होता है बच्चों? 1/f। अगर फोकस दूरी का मात्रक मीटर में है तो 1/f लेंगे। ये फॉर्मूला बच्चों याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। या लिख के आप और चीज लिख सकते हैं कि P बराबर 100/f। क्या लिखेंगे? 100/f, यदि फोकस का मान सेंटीमीटर में हो तो।
बातें समझ आई? बातें समझ आ गई सबको तो एक बार लाइक मारिए बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो इसमें बिना लाइक के कैसे काम चलेगा भाई? हमारा भी तो उत्साह बढ़ाइए। एग्जाम टाइम में इस तरीके की लाइव लेना, इस तरीके की वीडियोस आपको प्रोवाइड करना, ये अच्छी बात है ना। आपको ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है बच्चों। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये व्युत्क्रम होती है, तो इससे आपको एक तो न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा और इससे उसके अलावा 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बच्चों? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। और डायोप्टर को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। और एक बात और याद रखेंगे कि इसकी जो क्षमता होगी, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में जो क्षमता होगी बच्चों वो होगी प्लस में, और अवतल लेंस में जो क्षमता होगी वो होगी माइनस में। क्योंकि आप जानते हैं फोकस दूरी उत्तल की पॉजिटिव होती है तो क्षमता भी पॉजिटिव होगी, और अवतल की नेगेटिव होती है तो क्षमता भी नेगेटिव होगी। इतनी बातें बच्चों अगर आपने लिख दिया, नंबर आपको डेफिनेटली मिलेगा 100% गारंटी के साथ। कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और अब कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। और इन एमसीक्यूज क्वेश्चंस के माध्यम से भी हम जानेंगे कि इन क्वेश्चंस की मदद से कौन सा बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कौन सा लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और आंसर देना है। बताइए, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। जल्दी बताइए कौन बताएगा इसका आंसर। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को झट से सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आपको गिवन दैट लिखना पड़ता है कि भाई क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो अगर इस क्वेश्चन में आप लिखेंगे कि क्या दिया गया है तो आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा कि फॉर्मूला हम कौन सा लगाएं और क्या क्या करें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक 100 वाट और 220 वोल्ट का बल्ब है, तो बल्ब की शक्ति 100 वाट दी गई है बच्चों, और 220 वोल्ट का बल्ब है, यानी कि V का मान है आपका कितना? 220 वोल्ट। ठीक है, बिल्कुल। और 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, तो अब यहां पे लिख देंगे V सप्लाई, V सप्लाई, और वो कितना है? 110 वोल्ट की, 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति बताइए। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति P बल्ब के लिए। ठीक है, व्यय शक्ति आपको निकालना है। सबसे पहले ये जो बल्ब का शक्ति दिया गया है और इसका प्रतिरोध दिया गया है, उससे बल्ब का प्रतिरोध निकालिए। तो R बल्ब, यानी बल्ब का प्रतिरोध अगर आप निकालेंगे तो R का मान क्या होता है? V²/P। ये फॉर्मूला आप शुरू से जानते आ रहे हैं। प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है अगर आपको शक्ति और वोल्टेज दिया गया हो, यानी शक्ति और विभवांतर दिया गया हो तो यहाँ पे R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V², यानी 220 गुणे 220, 220 गुणे 220, और शक्ति कितना है बच्चों? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 22 दूनी 22, 22 गुणे 22, 484 ओम। ये आ गया बल्ब की शक्ति। ठीक है, बल्ब का प्रतिरोध, सॉरी। अब 110 वोल्ट, 110 वोल्ट की सप्लाई देने पर, 110 वोल्ट की, 110 वोल्ट की सप्लाई देने पर, सप्लाई देने पर 110 वोल्ट की सप्लाई देने पर क्या होगा बच्चों? सप्लाई देने पर क्या पूछ रहा है? बल्ब में व्यय शक्ति, बल्ब में व्यय शक्ति P बराबर हो जाएगा V²/R।
अब आपको एक चीज बच्चों और सीखनी है कि अब ये जो V हम देखेंगे वो V 110 वोल्ट की सप्लाई पे देखेंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर यानी 110 और इंटू 110 और बटे में R। बल्ब का प्रतिरोध कितना आया था 484। काटेंगे बच्चों इससे तो ये P बराबर कितना आ जाएगा, यहां पे देखिए 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 11 से काटेंगे 11 चौक 44, ऊपर 100 बटे में 4, 25 चौक 25 वाट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 25 वाट। क्या कोई ऑप्शन में दिया गया है बच्चों, देखिए तो दिया नहीं गया है, ये रहा, यही तो है 25 वाट। तो इस तरीके से बच्चों आप इसका आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत शक्ति की परिभाषा दीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक बताइए। ये जो विद्युत बल्ब होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है, तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बच्चों ये देख सकते हैं आप, बाढ़ आ चुका है बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चंस का 2006, 10, 12, 13। भाई मजा आ गया, कमाल कर दिया क्वेश्चन ने। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए ध्यान से। लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इसमें क्या सत्य है, आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण या संवेग का संरक्षण, बताइए। लेंज में क्या संरक्षित होता है, लेंज के नियम में। अभी मैंने जो लेंज के नियम आपको पढ़ा रहा था, अभी जस्ट इसके पीछे कई क्वेश्चन पीछे वाले में, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लेंज का नियम है बच्चों वो किसी संरक्षण पर आधारित होता है। तो बताइए कौन से संरक्षण पर आधारित होता है। दिमाग थोड़ा सा दौड़ा देंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं दौड़ा पाएंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो दौड़ाइए, थोड़ा दौड़ाइए जरा। तो देखिए बच्चों, लेंज का नियम मैंने आपको बताया था कि लेंज का नियम जो है बच्चा वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किस पे, ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय क्या होगी। एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा औसत शक्ति क्षय का, जल्दी बताइए। औसत शक्ति क्षय क्या होगी, तो देखिए औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय होती है 1/2 LI स्क्वायर। कोई दिया है ऑप्शन में 1/2 LI स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रख लीजिएगा फॉर्मूला, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बच्चों बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है किस नियम के द्वारा। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस नियम के द्वारा पता चलता है, इसके बारे में जल्दी बताइए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता किस नियम के द्वारा चलता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट जवाब दिया, लेंज के नियम के द्वारा। कुछ बच्चे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा वो कह रहे हैं। अच्छा, फिर चालक पर लगने वाला बल किस नियम से ज्ञात किया जाता है बच्चों। इतनी पिटाई होगी कि क्या बताऊं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम बल की दिशा को ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। तो इसमें तो है ही नहीं, तो इसलिए लेंज का नियम आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, वो ये है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों। बिल्कुल सही बताया। प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है बच्चे वो होता है आपका ओम सेकंड। क्या होता है, ओम सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली है जिसमें 50 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगी? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगी? कितनी होगी कुंडली में संचित ऊर्जा? तो इसके लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या दिया गया है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। सो दिया गया है आपका गिवन दैट, और वो गिवन दैट क्या है भाई? 10 ओम प्रतिरोध, R बराबर 10 ओम दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। और 10 हेनरी प्रेरकत्व, प्रेरकत्व को बच्चों हम L से प्रदर्शित करते हैं और उसका मान दिया गया है 10 हेनरी। एक और चीज आपको समझ आई कि प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, ठीक है, या ओम सेकंड होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। 50 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है, यानी कि V बराबर कितना हो गया बच्चों? 50 वोल्ट। 50 वोल्ट की बैटरी यहां पे जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी होगी? U का मान पूछ रहा है। U, L और V और R में कोई संबंध जानते हैं? तो आपके दिमाग में आएगा V और R में सर ऐसा तो कोई संबंध मुझे नहीं पता है जो U, L और R और V में प्रदर्शित करे संबंध। हाँ, U, L, I में प्रदर्शित करने वाला संबंध हमको पता है, U बराबर 1/2 LI स्क्वायर। तो I का मान क्या निकल सकता है यहाँ पे? V का मान और R का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगा V बटे में R। तो I बराबर V का मान कितना है बच्चों? 50 और R का मान 10, तो 50 बटा 10, 10 पचे 50, I बराबर 5 एम्पियर हो जाएगा। I बराबर कितना आ गया बच्चों? 5 एम्पियर आ गया। अब जब I का मान आपका निकल के आ गया तो आसानी से आप संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं। L का मान आपको दिया गया है, तो संचित ऊर्जा U बराबर हो जाता है 1/2 LI स्क्वायर। तो U बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। L का मान कितना है बच्चा? 10। I का मान कितना है बच्चा? 5। 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 हमने कर दिया, 2 से काट दिए, 2 पचे 10। U बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पचे 125, और कितना हो गया? जूल। ऊर्जा है ना, तो जूल हो जाएगा। आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 125 जूल। ये आपका तरीका होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। समझ आया सबको? समझ आ गया? बहुत बढ़िया, मजेदार क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या? LCR परिपथ, श्रेणी परिपथ में अनुनाद यानी रेजोनेंस की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच फेज डिफरेंस यानी कालांतर कितना है? 2017 और 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, बताइए बच्चों। LCR परिपथ यानी एक ऐसा परिपथ जिसमें कुंडली भी हो, संधारित्र भी हो और प्रतिरोध भी हो। तो ऐसे परिपथ का अगर हम डायग्राम बनाए बच्चा तो कुछ ऐसा होता है। ये है बचवा क्या? ये है आपका LCR परिपथ जिसमें हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहां पे जोड़ देते हैं। तो इस परिपथ में जो कालांतर आपका होता है, कालांतर, जो परिणामी वोल्टता और धारा में कालांतर होता है tan phi, वो क्या होता है बच्चों? tan phi होता है XL माइनस XC बटे में R। ये फॉर्मूला होता है LCR परिपथ के लिए। LCR परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में, LCR परिपथ के लिए कालांतर का, और यहां पे आप लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में। अनुनाद की स्थिति कब होती है बच्चों? अनुनाद की स्थिति तब होती है जब XL यानी प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है। तो जब XL XC के बराबर हो जाएगा तो ये तो दोनों घट के 0 हो जाएगा, तो tan phi का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा।
tan फाई का मान शून्य हो जाएगा, यानी कालांतर शून्य हो गया। कालांतर शून्य हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कालांतर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 300 अंडर रूट 2 और इंटू साइन 500 पाई टी वोल्ट है। प्रत्यावर्त धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि धारा के लिए IRMS और आवृत्ति, आवृत्ति को हम F से प्रदर्शित करते हैं प्रत्यावर्ती धारा में, उसकी गणना करिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो में बने रहे तो समझाने की गारंटी बचवा मेरी है, समझाने की गारंटी भाई मेरी है। तो सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया गया है इसको जानना जरूरी है। गिवन दैट प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण है V बराबर 300 अंडर रूट 2 साइन 500 पाई टी, यही है ना, पाई टी की तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से करने पर, और जैसे ही आप इससे तुलना करेंगे बच्चा तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसकी तुलना करेंगे तो V0 का मान आपका कितना आ जाएगा, V0 का मान आपका आ जाएगा 300 रूट 2, ठीक है। और ओमेगा का मान कितना आ जाएगा बच्चा, ओमेगा का मान आ जाएगा आपका 500 पाई। दोनों का मान मिल गया। अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान बताइए। तो वर्ग माध्य मूल मान यहां पे V0 दिया गया है, तो VRMS हमें पता चलेगा। तो VRMS बराबर क्या होता है, V0 बटे में रूट 2। तो VRMS बराबर कितना हो जाएगा, विभव का वर्ग माध्य मूल मान, तो वो जाएगा आपका कितना है, V0 300 अंडर रूट 2, 300 रूट 2 और बटे में रूट 2 है, रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो VRMS बराबर कितना आ जाएगा 300। VRMS बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 300 वोल्ट। और अगर हम आवृत्ति के बारे में बात करें, आवृत्ति, तो आप जानते हैं बच्चों क्या, कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर कितना है 500 पाई। और हम जानते हैं, यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। कोणीय वेग और आवृत्ति में क्या संबंध होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है बच्चों, ठीक है। तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ लिखिए, तो 2 पाई एफ बराबर हो जाएगा 500 पाई। क्या हो जाएगा 500 पाई, पाई से पाई कट गया, तो 2f बराबर हो गया आपका 500, तो f बराबर कितना हो जाएगा 250। और आवृत्ति का मात्रक कितना होता है, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक कितना हो जाता है बच्चों, हर्ट्ज। तो 250 हर्ट्ज आपका आ गया है। समझ आ गया सबको, मजा आ गया भाई, मजा आ गया एकदम, डेफिनेटली मजा आया, और सभी बच्चों को मजा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को तो आप धुआं में उड़ा दोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल आधार ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। अच्छा बताइए बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु कौन से कक्षा में रहता है, तो n बराबर 1 में रहता है, सभी को पता है। और कोणीय संवेग का फॉर्मूला भी सभी को पता है, कोणीय संवेग का भी फॉर्मूला सभी को पता है, और वो क्या है, mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, जानते हैं ना। तो अब हाइड्रोजन के लिए n की जगह पे 1 रखेंगे, n बराबर 1 पर कोणीय संवेग mvr बराबर कितना हो जाएगा, mvr बराबर हो जाएगा 1 और गुणे h और अपॉन 2 पाई, तो h अपॉन 2 पाई सिर्फ होगा,
क्या होगा, H/2 होगा। तो हाइड्रोजन के लिए कोणीय संवेग कितना होगा बच्चों, तो H/2 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ आया, एकदम आना चाहिए भाई, एकदम आना चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बोर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो देखिए बच्चों, बोर ने जो त्रिज्या और कक्षाओं की संख्या में रिलेशन दिया, वो दिया था R समानुपाती n²। याद होगा तो आप चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं कि प्रथम तीन बोर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। सो प्रथम 3 कक्षा कितनी होती है, n1/n2/n3 बराबर, पहली कक्षा को हम 1, दूसरी कक्षा मतलब 2, तीसरी कक्षा मतलब 3। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, R1, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, R1/R2/R3, R1/R2/R3 बराबर n1 का स्क्वायर रेशियो n2 का स्क्वायर रेशियो n3 का स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि ये R समानुपाती n², तो ये हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। अब जब n की वैल्यू को पुट करेंगे, n1 की जगह पे 1, n2 की जगह पे 2 और n3 की जगह पे 3, तो हमारा हो जाएगा R1/R2/R3 बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 1 संबंधे 4 संबंधे 9, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य पर बहुत सारी ऊर्जाएं बार बार निकलती हैं और लंबे समय से निकलती आ रही हैं, तो ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई, ऐसा क्या है जिसके कारण खत्म ही नहीं हो रहा सूर्य पर ऊर्जा। तो उसका कारण है बच्चों क्या, कि सूर्य पर एक बहुत ही स्पेशल रिएक्शन होता है जिसको हम नाभिकीय विखंडन रिएक्शन कहते हैं, जिस पर हम क्या, सॉरी अरे यार, ब्लंडर मिस्टेक क्या, कि नाभिकीय विखंडन नहीं, सूर्य पर एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिससे ऊर्जा बनता है बहुत सारा, और वो अभिक्रिया है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जिसमें सूर्य पर क्या होता है कि हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर, छोटे छोटे हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर और एक बड़े नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकालते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिसके कारण ऊर्जा की कभी कमी सूर्य पर नहीं होती है, समझ रहे हैं। और लाखों करोड़ों साल तक ऊर्जा हमें, ये सूर्य हमें ऊर्जा देता रहेगा, सूर्य हमें रोशनी पहुंचाता रहेगा। तो कैसा लगा बच्चों आज का ये जबरदस्त सेशन, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आया, मजा आ गया, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताइए, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर करके बताइए। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, तो इसलिए आप लाइव क्लासेस में भी आइए और हमारे साथ मिलके अपने तैयारी को बेस्ट बनाइए। मैं रोशन सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस टाइम तक टिकने के लिए और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ सीखने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।